चांदनी, ले भवानी का नाम और ठाके फेंक दे इसने। ये आवाज सुनते ही चांदनी में गजब का जोश आ जाता है और वो ऊपर वाली लड़की को धोबी पछाड़ का दाव लगाकर पटक देती है। और फिर वाह भाई मारी शेरनी, मान गई छोरी। इस बार तो मुझे लगा था कि तू हार ही जाएगी, पर तन्ने क्या दाव लगाया, मजा आ गया कसम से मेरी हल्की। 65 किलो की पहलवान तुझे हल्की लग रही है, पागल ना हो तो। अरे वो हिंदी वाली हल्की नहीं रे, वो अंग्रेजों की फिल्म में है ना, वो हरा सा बड़ा सा आदमी हलक, वैसे ही तुम्हारे हरियाणा की हल्की है। बबीता तू और तेरी बातें, चल अब घर चले। ओ ना 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 ना, अभी तो मैं तन्ने लस्सी पिलाऊंगी, वो भी फुल वाला बड़ा ग्लास। बड़ा प्यार आ रहा है मेरे ते। प्यार व्यार कोई ना, मैंने तो लड़कियां ते शर्त लगाई थी कि जीतेगी तो चांदनी, पता है पूरे 200 रुपए जीती हूँ मैं। राम राम, कुछ तो शर्म कर ले छोरी, कुश्ती मेरी साधना है, पूजा है, और तू यूं इसका जुआ बना रही है। अरे तो तू कर अपनी साधना, किसने रोका है तन्ने, पर मन ने कुछ पीसे कमाण लेन दे, अब फिर मैं तो लस्सी पिला रही हूँ ना तन्ने। ये है चांदनी, और जैसा इसका भारी शरीर वैसा ही इसका गुस्सा। चांदनी हरियाणा के हिसार की रहने वाली थी और वही कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसका एक ही शौक था और वो थी कुश्ती। ध्यान से खेलिए चांदनी, सुना है बड़ी खतरनाक पहलवान है, ये तेरा फाइनल मुकाबला है, अगर इसे हरा दिया ना तो तू बन जाएगी इंटर कॉलेज रेसलिंग चैंपियन। तू चिंता न कर, अब देखिए मैं कैसे इसे पटकनी देती हूँ। आज मुझे 2 काम निपटाने, एक तो यही हो गई, दूसरा किसे निपटाना है, शाम को लड़के वाले आ रहे देखने, पहले इसे पटक दूं फिर उन्हें भी देख लूंगी। मुकाबला कड़ा था, पर चांदनी ने 3 बार की चैंपियन को कुछ ही मिनटों में उठाकर पटक दिया। फिर शाम को वो ट्रॉफी लेकर खुशी खुशी घर पहुंची। चांदनी ने घर में पड़े पुराने सोफे पर नजर डाली, जहाँ एक जवान लड़का बैठा था और उसके बगल में उसके माता पिता, जिन्हें देखकर चांदनी ने कहा, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, बहन जी यही चांदनी है? हाँ जी, यही मेरी फूल सी बच्ची है, मेरी इकलौती बेटी चांदनी। अच्छा अच्छा बेटा, बड़ा ही पसीने पसीने हो रही हो, कहीं से भाग कर आ रही हो के? अरे वो कॉलेज में नींबू चम्मच दौड़ होती है ना, तो उसमें पहले नंबर पर आई है जी हमारी छोरी। चांदनी ने कई साल मेहनत करके ट्रॉफी जीती थी, पर उसकी माँ ने उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी कुश्ती पर नींबू निचोड़ दिया था। तो गुस्से में चांदनी ने रसोई में दांत पीसते हुए कहा, माँ तने झूठ क्यों बोलिया, मैं नींबू चैंपियन हूँ, तने सच क्यों ना बोलिया? अच्छा और क्या कह दूं कि मेरी लाडली कुश्ती चैंपियन है, 2 लड़कियों को उठा के फेंक देती है, बताइए सुन के कौन शादी करेगा तुझसे? पर माँ मुझे नहीं करनी शादी वादी। देख मेरी लाडो, तेरे बापू अब इस दुनिया में है नहीं, और मैं इससे अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकती तेरे लिए। अरे रेलवे में क्लर्क है वो, महीने के कमाता है 40-45 हजार। अच्छा, और दहेज कितना लेगा? उसकी चिंता ना कर तू, समझी, बस तू तरीके से तैयार होकर आजा जल्दी। चांदनी का शरीर भले ही बाकी लड़कियों से थोड़ा तगड़ा था, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर थी। वो जब तैयार होकर आई तो ललित उसे देखता ही रह गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर कुछ दिन बाद दोनों की शादी भी हो गई। फिर विदाई के वक्त, देख चांदनी, बड़े अच्छे घर में तेरी शादी कराई है, सारे खेत बिक गए लाडो तेरे दहेज में, अब बस निभाना तुझे है, सास ससुर की इज्जत करना, पति को भगवान मानना, और हाँ कभी किसी को ना बताइयो कि तू पहलवानी करे है, समझी, घड़ी कोमल और संस्कारी बहू बन के रहना, समझी मेरी लाडो। फिर शादी के 2 दिन बाद, चांदनी यहाँ आओ। जी मम्मी जी। बेटी आज तेरी पहली रसोई है, आज घर का सारा खाना तन्ने ही बनानो है। जी मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी। हाँ पर यो बात सुन ले बेटा, यो घर में कोई ठंडो खाना पसंद नहीं करे है, ना मैं ना ललित और ना ही ललित के पापा। तन्ने भी तो देख ही लिया होगा इन 2 दिनों में, गरम रोटियां ताजी और गरम सब्जियां, तू समझ रही है ना? हाँ मम्मी जी समझ गई मैं, आप चिंता ना करो। चांदनी ने उस दिन बड़ी मेहनत करके रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाया। खाना खाकर सबने चांदनी की तारीफ की। फिर खाना खाने के बाद, अरे मीठे में कुछ है क्या? हाँ है ना जी, खीर बनाइए आप सबके लिए, बढ़िया सी ठंडी खीर। है? ठंडी खीर? चांदनी, हमारे घर में हम कुछ भी ठंडा नहीं खाते हैं। पर खीर तो ठंडी ही अच्छी लागे है ना मम्मी जी? एक बार कह दिया ना तो बहस क्यों कर रही है, जा जाके खीर गरम करके ले आ। शादी के दूसरे दिन ही चांदनी को डांट पड़ गई थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली और वहाँ से चुपचाप चली गई। शाम को जब सबको खाना खिलाने के बाद चांदनी रसोई की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सास रसोई में आती है। चांदनी की कर रही है? बस मम्मी जी रसोई साफ कर दी है, बस ये बचा हुआ आटा फ्रिज में रखने जा रही थी। क्यों फ्रिज में क्यों? सुबह पराठे बना दूंगी ना गर्मा गर्म सबके लिए। हैं? बासी आटे के पराठे?
तने बताया था ना कि यहाँ सब गर्मा गर्म खाते हैं। वो तो ठीक है मम्मी जी, पर इस आटे का क्या करूँ मैं अब? फेंक दे और क्या करेगी, और आगे से ध्यान रखियो। चांदनी को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा अन्न का सम्मान करना सिखाया था। इसी तरह कई साल बीत गए। चांदनी अपने ससुराल के हिसाब से ढलने लगी। फिर एक दिन चांदनी जब सुबह उठी तो उसे तेज बुखार था। उसे कमजोरी का एहसास हो रहा था कि तभी उसकी सास ने उसे आवाज लगाई, चांदनी, ओ चांदनी, अरे कहाँ है? देखो कितना टाइम हो गया और ये महारानी अभी तक कमरे से ना निकली। सॉरी मम्मी जी, वो थोड़ा बुखार है तो बस इसीलिए लेट हो गई। एक तो आजकल की बहुओं के नखरे ना पूरे होते। अरे हम अपने जमाने में मरने की नौबत भी होते थे ना तो गर्मा गर्म रसोई चालू रहती थी हमारी। जी मैं बस अभी बनाती हूँ नाश्ता। रहने दो माँ, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ। ललित गुस्से में चांदनी को घूर कर वहां से चला गया। लता भी उसे खरी खोटी सुनाकर चली गई। कुछ देर बाद अचानक घर के दरवाजे की घंटी बजी और फिर, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, तुम कौन? बबीता तू? हाँ आंटी जी, दो जिस्म एक जान थे हम। पर तुझे क्या हुआ? तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? चांदनी ने बबीता से कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ रसोई में ले आई। सुबह सुबह पति और फिर सास से डांट खाकर उसका मूड वैसे ही खराब था। और फिर जब बबीता ने उसे कुरेदा तो उसकी आंखें छलक आई। वो रुआंसी होकर बबीता के गले लगकर रोने लगी। इसी बीच तवे पर रखी रोटी जलने लगी और तभी लता रसोई में आई और जली हुई रोटी देखकर भन्ना गई। उसने बबीता के सामने एक जोरदार तमाचा चांदनी के गाल पर जड़ दिया और फिर, चांदनी, ले भवानी का नाम हो उठा के फेंक दे बुढ़िया ने। इतना सुनते ही चांदनी को पता नहीं क्या हुआ। उसने अगले ही पल लता को गर्दन और घुटने से पकड़ा और उसे अपने सिर के ऊपर हवा में उठा दिया। लता डर के मारे चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर ललित और उसके पिता रसोई में भागे चले आए और चांदनी का रौद्र रूप देखकर उन दोनों के भी हलक सूख गए। चांदनी, माँ को नीचे उतार दो प्लीज, इतनी ऊपर से गिरी तो हड्डी टूट जानी है माँ की। जिज्जा जी, वो इंटर कॉलेज चैंपियन रही है रेसलिंग की। उसने ठा के फेंका ना तो कम से कम 7-8 तो टूटेंगी। उसकी शराफत का और फायदा ना उठाओ। मैंने उसके अंदर की शेरनी जगा दी, अब उसे परेशान करने की गलती ना करना, वरना गर्मा गर्म रसोई की जगह क्या फायदा? आपकी कनपटी पे 2-4 गर्मा गर्म धर दे। जी जी समझ गया, सॉरी चांदनी, माँ को नीचे उतार दो प्लीज। बबीता के कहने पर चांदनी ने लता को जमीन पर उतार दिया। लता थर थर कांप रही थी। आंटी जी, ये तो बता दो, ऊपर हवा ठंडी थी कि गर्मा गर्म है? अरे ना बेटी, अब तो कुछ गर्मा गर्म ना चाहिए। जैसी बहू की मर्जी हो वैसे एडजस्ट कर लेंगे हम तो। देख लिया चांदनी, तू तो खामखा परेशान हो रही थी। चल अब मैं चलती हूँ, बाकी कभी फिर ते मेरी जरूरत पड़े तन्ने जोश भरण खातर ते बुला लियो। इसके बाद चांदनी ने मुस्कुराते हुए बबीता को विदा किया। दीपा ने सबके लिए हलवा बनाया और पूरी कढ़ाई उठाकर ड्राइंग रूम में ले आई। उसके सास ससुर को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उस समय उन्होंने सोचा कि शायद नई नई बहू है तो घबराहट में उसने ऐसा किया होगा। अरे दीपा भाभी, आप तो हलवे की पूरी कढ़ाई उठाकर ले आए। कोई बात नहीं मेघा, चलो तुम भी हलवा परोसने में भाभी की मदद करो। कोई नहीं जानता था कि रसोई के बर्तन इधर उधर रखना और सारा खाना रसोई से लेकर घर में भी फैला देना, ये दीपा और उसके पूरे परिवार की आदत थी। ये तो जब दीपा ससुराल में रहने लगी तब सबको उसकी इस आदत का पता चला। दीपा, तुम रसोई के सारे बर्तन खाना बनाने के बाद बाहर क्यों ले आती हो? आज तुमने दाल चावल बनाए तो पूरा कुकर और कढ़ाई बाहर आंगन में रख दी, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें क्या बुराई है? बार बार रसोई में जाने से अच्छा है एक ही बार में सारे बर्तन बाहर रख दो। हम तो अपने घर में ऐसे ही करते हैं। अब मैं ये थोड़ी है बार बार मैं रसोई में उठकर जाऊंगी कुछ चाहिए हो तो। सबके बार बार टोकने पर भी दीपा ने अपनी आदत को नहीं सुधारा। एक दिन दीपा के सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे। वहीं दीपा खाना बनाकर हॉल में बैठी हुई थी। तभी कुछ मेहमान आ जाते हैं। नमस्ते बेटा, आशा बहन जी घर पर नहीं है क्या? माँ बाबूजी किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। ऐसा है बेटा, हमारे बेटे जो है राहुल की शादी है, ये शादी का कार्ड है और मिठाई का डिब्बा। माँ पापा से कह देना कि सबने शादी में जरूर आना है। तभी आनंद भी कमरे से बाहर आ जाता है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए ना। दीपा, अंकल आंटी के लिए कुछ चाय नाश्ता? नहीं नहीं बेटा, मुझे लगता है आप खाने के लिए बैठे हो, फिर कभी आएंगे। अच्छा, शादी में सबने पहुंचना है, मम्मी पापा को बोल देना। कार्ड देने आए पति पत्नी अजीब सा मुंह बनाकर वहां से चले गए।
दीपा की सास अगले दिन पड़ोस वाली के साथ बातें कर रही थी। क्या बात है आशा बहन, सुना है तुमने तो पूरे घर को रसोई बना दिया है। कल मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी तुम्हारे घर कार्ड देने आए थे ना? हाँ आए तो थे, क्या हुआ? वही बता रहे थे कि तुम्हारे घर जब कार्ड देने गए तो उनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया। तुम्हारी बहू ने पूरे ड्राइंग रूम को रसोई बनाकर रखा हुआ था। जिधर देखो उधर खाने के बर्तन फैले हुए थे। मुझे तो मिसेस शर्मा ही बता रही थी, बोली उन्हें तो बहुत प्यास भी लगी थी, पर वहाँ तुम्हारे घर उन्होंने पानी भी नहीं पिया क्योंकि तुम्हारे घर में उनका रुकने का मन ही नहीं था। ऐसे कौन खाना खाता है आशा बहन? मैं बहू से इस बारे में बात करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। दीपा की सास गुस्से से भरी हुई थी। वो जैसे ही अपनी बहू दीपा को खरी खोटी सुनाने के लिए जाने लगती है, तभी एक टैक्सी उनके दरवाजे पर रुकती है। टैक्सी में दीपा के मम्मी पापा और भाई बहन बैठे हुए थे। दीपा का मायका दूसरे शहर में था, इसलिए शादी के बाद उसके मायके वाले उसे मिलने और कुछ दिन उसके पास रहने आए थे। इस वजह से दीपा की सास उसे कुछ कह नहीं पाई। माँ पापा, ज्योति अमन, आप सबने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। हाँ, सोचा शादी के बाद कुछ दिन तुम्हारे पास रह लेते हैं, तुम्हारे शहर में घूम लेंगे। अभी कुछ दिन काम तो था नहीं, इसलिए घर पर खाली ही बैठे थे, तभी तुमसे मिलने आ गए। बहुत अच्छा किया। दीदी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बढ़िया खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। दीपा दीदी, मैं तो आपके हाथों के गरम गरम छोले भटूरे खाने के लिए तरस गई। मम्मी तो बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में सब कुछ बढ़िया तैयार कर दूंगी, तब तक आप लोग फ्रेश हो जाओ। आशा देवी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ देर बाद उसके घर का नजारा क्या होने वाला है। अरे दीपा, मुझे प्याज टमाटर यहीं दे दे, मैं काट देती हूँ। हाँ माँ, मैं लाती हूँ। दीदी मैं सलाद का सामान लेकर आती हूँ, आप मुझे बता दो कहाँ रखा है। वही फ्रिज में सब कुछ है, निकाल कर यहीं बाहर ले आओ। तीनों मिलकर बैठकर काम भी कर लेंगे और गप्पे भी मार लेंगे। ड्राइंग रूम की हालत देखने वाली थी। एक तरफ मेज पर आलू प्याज के छिलके बिखरे हुए थे और बाकी सब सब्जियां फैलाकर बैठी हुई थी। पूरे ड्राइंग रूम का नजारा देखने वाला था। भाभी, ये सब क्या है? पूरे ड्राइंग रूम को तो आपने रसोई बना दिया, सब कुछ गंदा हो गया है। अभी तो काम वाली सफाई करके गई थी और देखो ना, जगह जगह से पंखे से आटा उड़कर इधर उधर फैल रहा है। कोई नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, बस हो ही गया। ज्योति गुस्से में अपनी मम्मी के कमरे में जाती है और सारी बात कह देती है। माँ, घर का क्या हाल हो गया? आपको भी पता है ये घर कम रसोई ज्यादा लगता है। जहाँ देखो वहाँ सब्जियां, बर्तन, आटा, दाल, चावल इधर उधर बिखरा ही रहता है। भैया भी भाभी को कुछ नहीं कहते। जब से वो इस घर में आई, घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती। ऊपर से उनके मायके वाले और यहाँ आकर बस गए। मैं भी इसी बात से तंग हूँ। ये तेरे पापा बैठे हैं ना, ये कुछ नहीं बोलते, बस मुंह सिलकर बैठे रहते हैं। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो आशा। मैं क्या बहू के घर वालों को ये जाकर कह दूं कि वो यहाँ से चले जाएं? है, तुम भी कैसी बातें करती हो। थोड़े दिन की बात है, संभाल लो। जब वो चले जाएंगे तब हम बहू से बात करेंगे। एक दिन दीपा रसोई में खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी बनाई और गरम गरम कुकर लाकर ड्राइंग रूम में रख दिया और अंदर बर्तन लेने के लिए चली गई। तभी दीपा की सास अलमारी से कुछ सामान निकालने आई। उस समय ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, बस दीपा की सास आशा ही थी। अचानक कुकर फट गया। आशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आशा जी के हाथ पर दवाई लगा दी है, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। ये सब दीपा भाभी और इनके मायके वालों के कारण हुआ है। अगर इनमें जरा सी भी समझ होती तो ये इस तरह से लापरवाही ना करती। आज अगर माँ को कुछ हो जाता ना, तो बस मैं तो इनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ देती। सबका मूड खराब था क्योंकि जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। दीपा और उसके मायके वाले भी थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं वो दीपा के साथ कुछ गलत ना करे। दीपा के मम्मी पापा और दीपा बहुत शर्मिंदा थे। समधन जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर आप हम सबकी गलतियों की सजा हमारी दीपा को मत देना। हम वादा करते हैं हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। हम दीपा से दूर रहेंगे, पर आप दीपा को हमारे साथ मत भेजना। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपा फूट फूट कर रोने लगती है। दीपा बहू, मैंने तुम्हें कब कहा कि यहाँ से जाओ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गलती तो हर किसी से होती है, और फिर देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आगे से ध्यान रखना, जो चीज जहाँ के लिए बनी होती है हमें उसका इस्तेमाल वहीं करना चाहिए। चलो अब चुप हो जाओ, और आप सब भी इस तरह की बातें मत कीजिए। ये आपका ही घर है और जब भी चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। और अभी आप सभी यहाँ से नहीं जाएंगे। अगले हफ्ते दीपा का जन्मदिन है, उसके बाद ही हम आपको जाने देंगे। माँ जी, आपको कैसे पता मेरा जन्मदिन है? आनंद ने बताया था। वो चाहता था कि तुम्हारे पहले जन्मदिन पर सरप्राइज रखे। आई एम सॉरी भाभी,
मैंने भी बहुत ज्यादा बोल दिया। अब दीपा ने रसोई का खाना घर में फैलाने की आदत छोड़ दी। अब वो जो कुछ भी बनाती रसोई से ही थाली में परोस कर लाती, जिससे उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया।